नमस्कार दोस्तों, आज हम बचे हुए हिस्से को देखते हैं। सबसे पहले जैसा हमें पता है कि जब भारत आज़ाद होता है उस समय लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें ऐसी रहती हैं जिनको लेके संशय बना रहता है। ये रियासतें क्या थी? ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे राजाओं का शासन था, ठीक है, और ये ब्रिटिश शासन के अधीन थी, एक तरीके से कह सकते हैं आप, या ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, पर भौगोलिक रूप से ये स्वतंत्र मानी जाती थी। तो जैसे वर्तमान भारत जो है लगभग 40% भूभाग इसका इन रियासतों के पास था। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये, ठीक है। तो तमाम बीच बीच में जो कई कानून आए, उन्होंने कहा, रियासतों को अधिकार दिया कि आप चाहें तो किसी भी देश, भारत या पाकिस्तान के पास जा सकती हैं या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ऐसे ही इटली की घोषणा एक होती है, प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के, वो कहते हैं 20 फरवरी 1947 की घोषणा आती है, वो जिससे कुछ ऐसा लगता है कि वो जो है स्वतंत्रता देने के हक़ में है रियासतों को। बहरहाल बीच बीच में कुछ सिचुएशन बदलती हैं। जून 1947 में रियासती मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन इसके सचिव बनते हैं। ये विभिन्न रियासतों से कहते हैं कि 3 विषय आप हमें सौंप दीजिए अपने: प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, और संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है। बाकी आप सब खुद संभालिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके हम यही मामले करिए और हमें जो है भारत की संप्रभुता को स्वीकार करिए। साथ ही एक वार्निंग भी देते हैं कि आप भारत की आज़ादी आई 15 अगस्त 47 तक, आप इनको जो है अपना लीजिए, ठीक है, भारत को एक निश्चित निर्णय ले लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 तक कई रियासतें जो है आ जाती हैं भारत के पास, लेकिन 3 रियासतें ऐसी होती हैं जिनको लेके अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। ऐसा ही एक क्षेत्र है जूनागढ़, गुजरात का क्षेत्र है, जो यहाँ पे नवाब मुस्लिम हुआ करते थे और यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी, ठीक है। तो भारत के जब ऐसा कहता है तो भारत द्वारा यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है। यहाँ का नवाब एक्चुअली भाग जाता है और जनमत संग्रह में क्या होता है, 99% से ज़्यादा भारत के पक्ष में वोट पड़ते हैं और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है, ठीक। 20 जनवरी 1948 को ये होता है जनमत संग्रह। फिर ऐसे ही हैदराबाद, यहाँ भी निज़ाम जो होता है, शासक मुस्लिम रहता है और ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 29 नवंबर 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है भारत और हैदराबाद के बीच। स्टैंड स्टिल मतलब कि अब समझिए कि यथास्थिति संधि की जो भी सिचुएशन है बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हाँ, यहाँ पे रजाकार इनके सैनिक हुआ करते थे। इनका आतंक फैलता ही जनता पे हिंसा करते हैं। सितंबर 1948 में भारत की सेना जो है यहाँ प्रवेश करती है। ऑपरेशन पोलो नाम दिया जाता है। इसे भारत पुलिस कार्यवाही कहता है, ना कि सेना की कार्यवाही, क्योंकि कहता है कि हमारा अपना हिस्सा है तो ये पुलिस कार्यवाही है। तो मेजर जनरल GN चौधरी जो है आत्मसमर्पण ले लेते हैं और इस प्रकार से हैदराबाद भी भारत में विलय हो जाता है, मिल जाता है। कश्मीर की समस्या थोड़ा और कठिन थी, जटिल थी। कश्मीर में क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादातर 77% से अधिक मुस्लिम थी, 20% करीब हिंदू थे, फिर कुछ बौद्ध और अन्य धर्मों के थे। शासक यहाँ का हरि सिंह हिंदू था। ये जो है शुरू में किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1947 को कुछ कबायली आते हैं। एक्चुअली ये जो है पाकिस्तानी सैनिकों के समर्थन में थे और साथ ही अकबर खान करके इनका नेतृत्व करता है, और ये जो कबायलियों का वेश धारण करके सैनिक भी आते हैं और हमला करते हैं। हरि सिंह फिर भाग के जो है, प्रधानमंत्री वहाँ के रहते हैं एक मेहरचंद महाजन, हाँ, वो आते हैं, नेहरू जी से भेंट करते हैं। नेहरू कहते हैं कि एक्चुअली ये तो भाई रास्ता न चल रहा था, और वहाँ पे एक समझ लीजिएगा स्थानीय स्तर पे एक पार्टी थी जिसे जन समर्थन काफ़ी हद तक प्राप्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वहाँ के नेता थे शेख अब्दुल्ला। नेहरू कहते हैं आप शेख अब्दुल्ला का समर्थन हासिल करिए। शेख अब्दुल्ला जो है कहते हैं कि अगर हमें अलग संविधान दिया जाए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं कश्मीर को भारत में मिलाने से। जब एग्री कर लेते हैं तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है कश्मीर और भारत का हिस्सा बन जाता है। फिर कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 में व्यवस्था की जाती है, हाँ, वहाँ संविधान सभा बनती है, 57 में संविधान वहाँ का लागू होता है, 370 भी हटा दिया जाता है। ये सारी आगे हम देखेंगे, ठीक है, 370 को पढ़ते हुए। अभी देखते हैं कि भारत में राज्यों के जो गठन होते हैं उनके आधार क्या होते हैं सामान्यतः।
ये अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कुछ जो भी राज्य बने कैसे बने, प्रमुख रियासतों का विलय कैसे हुआ, और अभी कुछ यूरोपीय उपनिवेश कैसे आए वो तो ठीक ही, जैसे पुर्तगाली कैसे आए, बता ही दिया मैंने कि गोवा, दमन दीव, ये सारे क्षेत्र पुर्तगालियों के पास थे। 10वां और 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्रमशः आते हैं। फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों के विलय भी कैसे होते हैं, चंदनगर में जो है जन्म संग्रह जैसा होता है, फिर माही और ये सब पांडिचेरी अंतिम में आता है, फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या होता है कि ये भी भारत का हिस्सा बन जाता है। लक्षद्वीप में आज़ादी के साथ ही तुरंत सेना भेजी जाती है। हाँ, जब हम लोग पहुँचते हैं कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के भी जहाज़ दिखाई पड़ते हैं, पर भारत का झंडा लहराते हुए देख के वो भाग जाते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद जो है देखते हैं कि भारत में जो राज्य बनते हैं ना, उन राज्यों के गठन के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषाई आधार पे गठित हुए हैं, बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है मराठी भाषी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी, गुजरात बना गुजराती भाषी, हाँ, और ऐसे उड़ीसा उड़िया भाषी, पंजाब हरियाणा अलग हुए हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी के बीच में। तो ऐसे ही तमाम देश बने, केरल में मलयालम, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में खासकर ऐसा देखने को मिला। कुछ बने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, जैसे जब बिहार से झारखंड अलग होता है, हाँ, छत्तीसगढ़ अलग होता है एमपी से, ऐसे ही तेलंगाना का भी कुछ अपने भौगोलिक विशिष्टता कारण, जैसे उत्तराखंड जब यूपी से अलग होता है तो भाई पहाड़ी क्षेत्र जितना रहता है वो अलग हो जाता है। या हिमाचल प्रदेश का बनना भी है, कुछ सांस्कृतिक विशिष्टता कि अलग अलग जनजातियाँ पाई जा रही हैं, अलग अलग लोग पाए जा रहे हैं, संस्कृति पाई जा रही हैं। जैसा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र पर नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, उससे नागालैंड तोड़ना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, ये सांस्कृतिक विशेषता के आधार पे। फिर कुछ ऐसे प्राचीन रूप ऐसा था या ऐतिहासिक एक स्वरूप को जी रहे थे। जैसे रियासतों की बात करें, जम्मू कश्मीर एक अपनी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, तो उसी तौर पे वो आ गई। हालांकि बाद में लद्दाख और टूटता है, पर शुरुआत में तो ऐसे ही बनता है। फिर कुछ बाहर से ही प्राप्त होता है, सिक्किम हमें प्राप्त होता है जैसा कि तैसे आया, गोवा हमें प्राप्त होता है पुर्तगालियों से। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब जैसा हमें पता है कि भाषा के आधार पे कई बार राज्यों की मांग होती है। तेलुगु पुट्टी रामुलू की वो देखी हमने, हड़ताल और मृत्यु हो जाती है बेचारे की। तो अब भाषाई राज्य जो बनते हैं, क्या ये अच्छे हैं या बुरे, इनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। पहली बात तो राज्य बन जाता है भाषाई, तो आपसी संवाद बेहतर हो जाता है। जब आप एक ही भाषा बोल रहे हो तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे, चीज़ों को समझोगे क्या चल रहा है क्या नहीं। इन्फॉर्मेशन का समझ रहे हैं ना कि कहीं पे लीकेज नहीं होता भाषा के कारण। फिर आपस में एकता भी बनी रहती है, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हो किसी एक आधार पे, भाषा के आधार पे विशेषकर। साथ ही जनभाषा में सरकारी कार्य, सरकारें भी जनभाषा में जो भी जनता की भाषा उसी में सारे कार्य करती हैं। कोई मजबूरी नहीं रहती कि ये भी हमें प्रूफ करना है भी करना है। एक दूसरी समस्या ये आती है कि किसी एक विशेष भाषी क्षेत्र में अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के साथ क्षेत्रवाद या वैमनस्य की समस्या आती है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में कई बार यूपी बिहार के लोगों के साथ, ठीक है, असम में हिंदी भाषी लोगों के साथ, हाँ, ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को छीना जाता है, ऐसा लगता है। तो ये क्षेत्रवाद की समस्या, हाँ, ये सब राष्ट्रीयकरण में बाधा बनता ही है। कई बार भाषा की मांग जो होती है, राज्यों की मांग भाषा, वो आर्थिक व्यवहार्यता के पालन नहीं करती, बहुत खर्चा होता है, उतना फ़ायदा उससे कुछ खास नहीं होता। सेम गोज़ विद प्रशासनिक कार्यकुशलता नहीं रहती, संसाधनों का मिसयूज़ कर रहे हो। बहरहाल ये तभी भाषाई राज्य बनने चाहिए। पहली बात तो ये कि जब आर्थिक व प्रशासनिक रूप से कुशलता होनी चाहिए। साथ ही अगर पूछा जाए कि भाषाई राज्य अच्छे हैं बुरे, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव बताइए। साथ ही ये बताइए कि कब बने, तभी बने जब आर्थिक व प्रशासनिक रूप से अनुकूल हो, ज़रूरत हो उसको बनने की। और दूसरी बात ये है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर 70% से कम है बहुसंख्यक वाले, तो द्विभाषी राज्य बनने चाहिए। जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में जस्टिस फजल अली के लिए जो बना था, उसने रिकमेंड किया था। फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या छोटे राज्य बेहतर होते हैं या बड़े राज्य। कई लोग कहते हैं कि भाई छोटे राज्य अच्छे होते हैं। उससे क्या कि आप छोटे राज्य हैं,
कम क्षेत्र में शासन करना है, प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ेगी। आपको अगर किसी को 300-400 लोगों को डील करना है किसी ज़िले में टीएम को, तो वो आसानी से इजीली डील कर लेगा। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। साथ ही आपकी सरकार पे पकड़ ज़्यादा रहेगी तो उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है। हाँ, प्रशासनिक कार्य कुशलता रहेगी, विकास नीतियाँ उसी हिसाब से काम लागू करना आसान होगा। हाँ, आप नज़र रख पाओगे, कोई लूप होल्स कम रहेंगे, और जनता जो है स्थानीय मुद्दे पे भी सरकार पे दबाव बना पाएगी, उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। हाँ, कई ऐसे छोटे राज्य हैं जो सफल हैं। हाँ, गोवा, हरियाणा, पंजाब। फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। उत्तराखंड जैसे भी अलग होता है तो उसके भी विकास की गति जो है बढ़ी है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे कई बार समन्वय की समस्या आती है, अन्य राज्यों के साथ क्षेत्रवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या। फिर जब राज्य अलग हो रहे हैं, संसाधनों का बंटवारा कैसे हो। जैसे जब बिहार से झारखंड अलग हो जाता है तो बिहार के पास एटलीस्ट जो संसाधन हुआ करते थे, कोयला और प्राकृतिक, वो काफ़ी हद तक उसके जो है 90% से ऊपर चले जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति और गंभीर हो जाती है बिहार की। तो कई बार फिर नई नदी जल विवाद, किस जल का पानी कौन रखेगा, इन संसाधनों पे देखिए, समझ रहे हैं ना, काफ़ी बंटवारे को लेके काफ़ी वो। उसके अलावा आर्थिक खर्च कई बार बहुत बढ़ जाता है। नई राजधानियाँ बनानी है, नए पूरे कई अधिकारी बनाने हैं, पूरी सिविल सेवा से लेके सारी संरचना आपको बनानी पड़ेगी, प्रशासनिक संरचना बनानी पड़ेगी। हाँ, आपको इतने बड़े नए नेता, मंत्री, प्रधान, मुख्यमंत्री, सब राज्यपाल, सब के लिए वेतन से लेके सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नई विधानसभा, नया, समझ रहे हैं, सारी संरचना पूरी। वही बड़े राज्य होने में फ़ायदा क्या है कि आर्थिक संसाधनों की बचत होती है, कोई वही नहीं, इशू नहीं है। आप एक ही संरचना में आप कई लोगों को काम चला रहे हो। फिर आपका देखिए राज्यसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिक होगा। जनरली अपने यहाँ जनसंख्या को लेके प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में तो दिया ही गया है। तो आपका जब प्रतिनिधित्व अलग होगा तो आपके राज्य की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे यूपी में लोकसभा की लगभग 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, 30 के करीब सीटें हैं, तो उससे जो है यूपी की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है चुनावों की कीमत पे। तो जैसे यूपी को रिझाने के लिए केंद्रीय स्तर पे काफ़ी प्रयास किए जाने लगे हैं। ठीक है, तो वही बात है। और कई ऐसे राज्य हैं बड़े जो सफल में हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, तो आप गुजरात हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि छोटे राज्य ही होना ज़रूरी है। लेकिन समस्या क्या आती है, कई क्षेत्र निगलेक्ट हो जाते हैं, जैसे विदर्भ एरिया है और मराठवाड़ा क्षेत्र, कई ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जो अपने यहाँ, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है। फिर कई बार बहुत बड़ा राज्य होता है, राजधानी तक पहुँचना कठिन हो जाता है। पहले जब संचार के साधन नहीं होते थे तो वहाँ तक आपको अपनी बात पहुँचाने तक बहुत लंबा समय लग जाता था और कई बार पहुँच भी नहीं पाती थी। फिर लाल फीताशाही, हाँ, आपकी बात कई चरणों में जा रही है, ठीक है, और घूस, भ्रष्टाचार, दुनिया भर की चीज़ें बढ़ती थी। अभी क्या देखिए, निष्कर्ष वगैरह में आए तो कभी भी किसी भी राज्य का आकार जो है उसकी सफलता असफलता की गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको छोटे राज्य नए रूप में तभी बनाने चाहिए जब अन्य कोई विकल्प ना हो। ठीक है, पहले आप चुनिए क्या कि आप देखिए, अगर परिवहन अच्छा संचार की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर है। ई गवर्नेंस के माध्यम से, हाँ, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में भी डेमोक्रेसी पहुंच जाए, राजनीतिक केंद्रीकरण हो जाए। किसी भी अन्य तरीके से अगर विकल्प उपस्थित हो कि नए राज्य न बनाने पड़े तो बेहतर है। ठीक है, और अगर मजबूरी भी हो तो स्वायत्तता दे के अगर काम चल जाए तो भी बेहतर है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को अपनी स्वायत्तता दे दी, हाँ, कुछ हद तक। फिर एक शब्द आता है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, अक्सर कई राज्य मांग करते हैं, बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य होते हैं, कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। क्यों मांग होती है? एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक होती है। एक तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि जो केंद्र के द्वारा ही पूरी उसका फंडिंग की जाती है, वो केंद्र द्वारा बनाई जाती है, तो 100% केंद्र द्वारा फंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जो है रेशियो तय किया जाता है। कुछ जो है राज्य देता है कुछ पैसे, कभी 25% से लेकर 50% तक कुछ भी हो सकता है वो आंकड़ा, और बाकी केंद्र देता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में इसमें क्या है, विशेष राज्य अगर आप हैं तो आपको 90% जो धन है वो अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 10% ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो राज्यों का कुल मिला के जो वो होता है भाग बहुत कम होता है जो देना होता है उनको। तो ये फ़ायदा तो है ही।
अब किनको दिया जाता है, पहले कोई खास वो नहीं था, पहाड़ी क्षेत्रों को दिया जाता था, बॉर्डर एरियाज़ में जो रहते हैं उनको दिया जाता था। फिर नीति आयोग ने एक मतलब मानदंड स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखिए जहाँ भौगोलिक विलगाव हो, अगम्यता हो, पहुँचना मुश्किल हो, हाँ, संसाधन की कमी हो, आधारभूत संरचना का अभाव हो, हाँ, कई बार एक ये देहात रणनीतिक अगर सीमा पर स्थित हो, जनसंख्या घनत्व हो कम हो, तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी। बहरहाल ये अभी है। हाँ, तो ये जो 90-10 वाला फॉर्मूला इसे गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला कहते हैं। देखिए उसके बाद एक रघुराम राजन समिति आती है 2013 में। वो कहते हैं कि MPI के आधार पे जो है आप इनको दिए, MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो जो राज्य में पिछड़े हुए हों उन्हीं को आप दीजिए विशेष राज्य का दर्जा। बहरहाल कुछ पहाड़ी राज्य चंद हैं उन्हीं को दिया गया है। तो फ़िलहाल इस टॉपिक में इतना ही। कल संभवतः हम नागरिकता को देखेंगे और संडे को क्विज रखी जाएगी इस टॉपिक का, या होता तक। ठीक है, धन्यवाद।